हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MPA 002 अंतरराष्ट्रीय संबंध इग्नू यूनिवर्सिटी। आज हम इस वीडियो में अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी उपागमों की समालोचनात्मक परीक्षण करेंगे। इस वीडियो में हम तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से ध्यान से करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो बजाय लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंध में मार्क्सवादी उपागम। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है, मार्क्सवाद जो था वो जर्मनी का रहने वाला था। मार्क्सवादी दृष्टिकोणों का आधार आर्थिक तत्व रहा है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज में सारी समस्याओं का कारण आर्थिक तत्व है, क्योंकि आर्थिक तत्व जो हैं वो समाज के शक्तिशाली वर्ग के हाथों में केंद्रित हो गए। मार्क्सवाद ने सारी समस्याओं का कारण ही आर्थिक तत्व को माना। मार्क्सवाद एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है जिसे कार्ल मार्क्स ने विकसित किया। मार्क्सवाद हमेशा समाज, आर्थिक तत्व और राजनीतिक विचारधारा के ऊपर अपने विचार प्रकट करता है। यह सिद्धांत समाज की संरचना को उत्पादन के साधनों, वर्ग संघर्ष और आर्थिक शोषण के आधार पर समझाता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में सदैव दो वर्ग होते हैं, एक शक्तिशाली वर्ग और एक शक्तिहीन वर्ग। समाज की सारी जो आर्थिक शक्ति होती है वो शक्तिशाली वर्ग के हाथ में होती है, इसलिए वो आर्थिक शक्ति के माध्यम से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, व्यापार और कंपनियों को बढ़ावा देता है, जिसके माध्यम से वो शक्तिहीन वर्गों का शोषण करता है। इस समाज को कार्ल मार्क्स ने वर्ग संपन्न समाज का नाम दिया। मार्क्स के अनुसार समाज में, वर्ग संपन्न समाज में दोनों वर्गों के बीच में विरोधाभ्यास चलता है, जिससे वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। इस वर्ग संघर्ष के माध्यम से समाज में क्रांति होती है और इस क्रांति के माध्यम से पूंजीवादी वर्ग यानी शक्तिशाली वर्ग का अंत कर दिया जाता है और समाज में केवल एक वर्ग बचता है। यानी यहां पर कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के अंदर जो क्रांति बताई है, वो जो क्रांति है वो क्रांति जो है हथियार है गरीबों का। इसलिए समाज में जब एक वर्ग बचेगा, यानी वर्ग संपन्न समाज का अंत हो जाएगा क्रांति के द्वारा, तो समाज में एक वर्ग बचेगा, वो होगा वर्गविहीन समाज। और वर्गविहीन समाज में जो साम्यवादी सरकार बनेगी वो साम्यवादी सरकार होगी गरीबों की। तो इसलिए समाज की सारी आर्थिक शक्ति वो साम्यवादी सरकार के हाथों में केंद्रित हो जाएगी और सारी समस्याओं का कारण, जो सारी समस्या है, उसका अंत हो जाएगा। ये कार्ल मार्क्स ने अपनी विचारधारा के माध्यम से बोला। चलिए आगे देखते हैं। मार्क्स के अनुसार इतिहास का विकास मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग के संघर्ष से होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि इतिहास हमेशा मजदूर वर्ग और यानी पूंजीवादी वर्ग यानी शक्तिशाली वर्ग और सर्वहारा वर्ग, यानी सर्वहारा वर्ग बोला गया है गरीब वर्ग को। यहां पर जो सर्वहारा वर्ग है ये बोला गया है निर्धन वर्ग को। ठीक है स्टूडेंट, इसका लक्ष्य एक वर्गहीन, शोषण मुक्त और समानतापूर्ण समाज की स्थापना करना है। जब मैंने आपको बताया कि वर्ग संघर्ष के अंदर जब वर्ग संघर्ष बढ़ेगा क्रांति आएगी, फिर क्रांति के बाद जो लक्ष्य वर्गहीन मतलब केवल एक वर्ग का शासन आ जाएगा, क्योंकि जो समाज का शक्तिशाली वर्ग है उसका अंत हो जाएगा। अब समाज में एक वर्ग बचेगा जिससे शोषण मुक्त और समानतापूर्ण समाज की स्थापना होगी। और इसके बाद ये जो समाज की स्थापना जो होगी वो होगी साम्यवादी सरकार के। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के मार्क्सवाद ने अपने विचार दिए। अब बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी उपागमों का समालोचनात्मक परीक्षण। जैसा कि कार्ल मार्क्स के अनुसार अंतरराष्ट्रीय संबंधों के पर इन्होंने अपनी आर्थिक संरचना और वर्ग संघर्ष के आधार पर समझाया है। मार्क्सवादी उपागम अंतरराष्ट्रीय संबंधों को आर्थिक संरचना और वर्ग संघर्ष के आधार पर
समझाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि समाज में जो आर्थिक संरचना है वो शक्तिशाली वर्ग के पास है, और वो शक्तिशाली वर्ग आर्थिक संरचना के माध्यम से समाज में आर्थिक गतिविधियां करता है, जिसमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित करता है। इसमें काम करने वाले जो मजदूर होते हैं वो शक्तिहीन वर्ग होते हैं, यानी सरवारा वर्ग होते हैं, जिससे वर्ग संघर्ष पनपता है, पैदा होता है, और हल्के हल्के वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। इस आर्थिक संरचना और वर्ग संघर्ष के कारण जो सारी समस्या है वो यहां से उत्पन्न होती है। दूसरा है ये मानता है, यानी मार्क्सवादी ये मानते हैं कि पूंजीवाद देशों के बीच असमानता और शोषण पैदा करता है। जी, बड़े बड़े पूंजीपति जो देश है वो अपना लाभ देखते हैं, वो दूसरे देशों को लाभ नहीं देखते, जिससे पूंजीपति वर्ग यानी पूंजीवादी देश अपनी आर्थिक संपत्ति के माध्यम से अधिक शक्तिशाली अमीर हो जाते हैं, और जबकि जो शक्तिहीन देश हैं या विकासशील देश जैसे वो पिछड़ जाते हैं। इससे समाज में ना जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में पूंजीवादी देशों के कारण असमानता और शोषण को बढ़ावा मिलता है, वो शोषण करते हैं शक्तिहीन देशों का। तीसरा है कि मार्क्सवाद ने यानी इस दृष्टिकोण में राज्य को पूंजीपति वर्ग का उपकरण माना गया है, जो हमेशा सही नहीं होगा। ये कहता है सारी जो राज्य की सारी शक्ति है यानी राजनीति सरकार सब पूंजीपति वर्ग के पास है, क्योंकि पूंजीपति वर्ग अपनी संपत्ति के माध्यम से राज्य सरकार और राजनीति को अपने फेवर में कर लेता है, और उनके माध्यम से वो समाज के सरवारा वर्ग या सरवारा देशों का शोषण करता है। लेकिन इसको कार्ल मार्क्स ने हमें उचित नहीं माना, जो हमेशा सही नहीं होता। फोर्थ है ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सांस्कृतिक, राजनीतिक और रणनीतिक पहलू को कम महत्व देता है। ये केवल सिर्फ समाज के निर्धन वर्ग को ज्यादा महत्व देता है, और साम्यवादी सरकार जैसी जो शासन व्यवस्था है उसका ये समर्थन करता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, शीत युद्ध के बाद पूंजीवाद के विस्तार ने इसकी कई भविष्यवाणियों को कमजोर कर दिया। कार्ल मार्क्स ने जो अपने विचार दिए थे, जो कि कार्ल मार्क्स के अनुसार जो रूस यानी यूएसएसआर है, यूसीआर में 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, और यहां पर साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। साम्यवादी मतलब साम्यवादी सरकार, साम्यवादी सरकार का मतलब हो गया यानी मार्क्सवादी सरकार। तो यानी मार्क्सवादी विचारधारा को अपनाया। लेकिन जैसे ही शीत युद्ध का अंत हुआ, यानी सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1990-91 में, 1990-91 में जब इसका विघटन हो गया, तो इसके साथ ही यहां पर जो मार्क्सवाद की जो भविष्यवाणी थी वो फेल हो गई, और तेजी से जब सोवियत संघ का विघटन हो गया और शीत युद्ध का अंत हो गया, तो यहां पर विश्व राजनीति में साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ, और विश्व के सारे देशों में पूंजीवादी शासन तेजी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तेजी से फैलने लगी। तो यहां पर कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा थी वो यहां पर उसकी भविष्यवाणी को कमजोर माना। 6 है फिर ये भी वैश्वीकरण, एमएनसी यानी परराष्ट्रीय निगम और उत्तर दक्षिणी असमानताओं की सही समझ देता है। 7 पॉइंट है हमारा कि सुरक्षा, युद्ध, कूटनीति की व्याख्या केवल आर्थिक कारणों से करना इसकी सीमा है। क्योंकि ये जो कार्ल मार्क्स था वो सुरक्षा, युद्ध, कूटनीति यानी सबकी जो भविष्यवाणी जो करता है ना वो आर्थिक कारणों की वजह से करता है। इसलिए ये उचित नहीं है, क्योंकि हर सारी समस्याओं के आर्थिक तत्व नहीं, कुछ राजनीतिक और सांस्कृतिक समस्या भी होती है जिसकी वजह से संघर्ष या वर्ग संघर्ष मतलब संघर्ष या जो भी अराजकता का वातावरण जो उत्पन्न होता है वो आर्थिक कारणों से नहीं बल्कि अन्य कारणों से भी होता है। 8वां पॉइंट है इसलिए मार्क्सवादी उपागम उपयोगी तो है लेकिन अंतरराष्ट्रीय संबंधों की पूर्ण व्याख्या नहीं करता। वो केवल आर्थिक तत्वों तक, और वो हमेशा पूंजीवाद का उन्होंने विरोध करा, और हमेशा समाज में साम्यवादी या जो शक्तिहीन वर्ग या देश है उनका इन्होंने हमेशा समर्थन करा। यानी इन्हें सारी समस्याओं के कारण आर्थिक कारकों को बताया। इसलिए कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है वो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधार पर वो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। तो इस तरह से हमने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के ऊपर मार्क्सवादी उपागमों की समालोचनात्मक व्याख्या करी। इसे आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो बजाय लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।